गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। आखिर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता है इसको देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स क्या होते हैं। तो बहुत कुछ है जानने के लिए हमारे आज के लेक्चर में। हमारा जो आज का सेशन है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, जिस टॉपिक्स की हम अभी बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। इससे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को कृपया स्केप करके ना देखें, जो बच्चे नए हैं वो लगातार देखें, सब कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आप उसको बोलिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हर जगह पर। हर तरह के मीडिया हैंडल से आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे, इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइस हिस्ट्री एनसीईआरटी का पोर्शन क्लास 6 से 12 तक का, ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक का, पॉलिटी क्लास 6 से 12 तक का, बेसिकली सारा एनसीईआरटी है। इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12 तक का, यहाँ बेसिकली 11 12 सिर्फ लिखा हुआ है। जनरल साइंस क्लास 6 से 12 तक का, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का बुक आता है 11 12 का, स्पेक्ट्रम का जो हिस्ट्री का बुक आता है, मॉडर्न इंडिया का, योजना डिस्कशन हम लोग वीकली लेके आते हैं, कुरुक्षेत्र डिस्कशन भी वीकली लेके आते हैं, फिजिक्स 11 12 का सॉल्व किया जाता है। मतलब जो अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है वो बेसिकली फिजिक्स का ही पोर्शन है। जी मेंस के मटेरियल, नीट के मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल इसमें मिलता है आपको अभिषेक सर के द्वारा। बेसिकली इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए मटेरियल, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मटेरियल इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे अभी 11 12 के साथ साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम अभी सिर्फ आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि आपकी कहीं अच्छी जगह पर पोस्टिंग या जॉब नहीं हो जाती। ये सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको यहाँ पर अभिषेक सर के द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। टॉपिक हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये एक्सप्रेशन निकालना है। बहुत ही आसान है, इस टॉपिक में कुछ नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी 2 मार्क्स के लिए भी, और दोनों का आंसर सेम ही होगा। कभी कभी दिमाग घूमता है एग्जामिनर का, तो कभी 2 मार्क्स में दे देता है, कभी 3 मार्क्स में दे देता है गाइस। तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए उसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। एक बार दिखाते हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बच्चे, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे को याद नहीं है आप एक काम कीजिए, एक पेज में लिख के रखिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = W/Q। क्योंकि ये सब फार्मूला आपके माइंड में रहेगा तो आप खुद एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, जहां W बराबर है वर्क डन और Q बराबर है चार्ज। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए वो रहना चाहिए कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q/V, जहां Q बराबर चार्ज है, V बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और C बराबर है कैपेसिटेंस। तो अब देखिए गाइस, यहां पर दिखाया गया है फिगर में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको पैरेलल प्लेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर देखिए दो प्लेट्स है, 2 चार्ज प्लेट्स हैं, एक X एक Y। X जो है पॉजिटिवली चार्ज है, Y जो है नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D, और पॉजिटिव प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, और नेगेटिव प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आगे।
अब देखिए बच्चे, इस एक्सप्रेशन में हमको बेसिकली करना क्या है, होता क्या है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल रखे रहते हैं तो एक प्लेट से चार्ज ट्रांसफर होता है दूसरी की ओर। हम हमेशा पढ़ाए थे आपको पहले कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि प्लस प्लेट से चार्ज माइनस प्लेट की ओर जाएगा, और चार्ज को जब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर किया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। याद कीजिए, हम बताए थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जिस कारण से चार्ज ट्रांसफर होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो कैसे हो रहा है समझिएगा। देखिए बच्चे, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस कारण से प्लस माइनस की तरफ जाएगा या माइनस प्लस की तरफ जाएगा। और इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स लगने पर यहां जो चार्ज है वो प्लस जो है, अगर मान लेते हैं कि प्लस जो है माइनस की तरफ जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी, मतलब डी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा चार्ज। माने चार्ज के साथ दो चीज हो रहा है, एक तो उस पर फोर्स लग रहा है, दूसरा वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि जब कभी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वर्क डन होता है, मतलब यहां पर वर्क डन होगा। और 11 क्लास में पढ़ाए थे कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब यही जो वर्क डन है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और वो एनर्जी किसमें स्टोर हो रहा है, तो इस कैपेसिटर में। इस कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि पैरेलली रखे गए हैं, दो चार्ज्ड प्लेट। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है, इसीलिए हम लोग इसके कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेसिकली इसमें हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालने से हमारा एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। अब वर्क डन को निकालने के लिए देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो एक ही बार में पूरा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। देखिए बच्चे, हमको लग रहा है, ऐसा फील होता है कि लगातार बोलने से, आपके सुनने से थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन क्या करें, ये जो है ना एक एजुकेशनल चैनल है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा। आप एक भी सेकंड वीडियो का एक्सकेप मत कीजिए, वरना सारा लिंकिंग बेकार हो जाएगा। और आपको जो है ना लगातार सुनते रहना है पेशेंस के साथ, क्योंकि जो एक स्टडी होता है और नॉलेज होता है ना बच्चे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके माइंड में आएगा, लेकिन एक बार आ गया ना तो फिर ये कभी नहीं जाएगा। ध्यान से सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं इसको, आपको भी फील होता होगा, ये हम आपके माइंड में डालना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में भी इसका यूज आप कर सकें इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्सेस में। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो कैपेसिटर है इसको जनरल भाषा में हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, और ये हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ये यूज किया जाता है। तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, अब स्टडी में आते हैं सीधा, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो सारा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब स्मॉल अमाउंट को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से, मतलब डी क्यू चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जब क्यू चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वर्क डन डब्ल्यू हुआ है। लेकिन जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डी क्यू, तब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन भी स्मॉल हुआ है। छोटा छोटा चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन भी छोटा छोटा होगा, मतलब डी डब्ल्यू। और लास्ट में जब छोटा छोटा वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे एक एक चार्ज को ट्रांसफर करने में, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। और एडिशन को मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग बहुत ही अच्छे वर्ड से बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे उसको। तो देखिएगा, इस लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, जिस तरह की फिगर में दिखाया गया है। अब हम पहले बोले आपको कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला होगा भी डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू। अब ये कैसे आया, दिमाग लगाइए, बताइए जल्दी, 5 सेकंड का टाइम देंगे आपको, जल्दी बताइए। देखिए बच्चे, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, इसलिए बोले स्केप नहीं करने, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू।
तो W इजकल टू हो जाएगा वी क्यू। अब यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, मतलब डी डब्ल्यू था, तो हो जाएगा वी डी क्यू। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा वर्क डन है वो भी स्मॉल है, डी डब्ल्यू है। मतलब डी डब्ल्यू इजकल टू वी डी क्यू। यहां तक आ गया। इसको हम लोग माने हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चे, इस छोटे से वर्क डन, जो छोटा सा वर्क डन निकला, इसको हमको बड़ा करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, छोटा सा जब चार्ज ट्रांसफर किए तो छोटा सा वर्क डन हुआ। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, डी डब्ल्यू इजकल टू वी डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब हमारा थोड़ा सा भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, सारा प्लस वाला चार्ज पॉजिटिव प्लेट में था और माइनस वाला नेगेटिव में, किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उस टाइम जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हुआ 0, तो वर्क डन भी हुआ 0। उसी प्रकार से जब हम सारा चार्ज ट्रांसफर कर दिए Q, तो हमारा वर्क डन हो गया W। मतलब ये हो गया, स्टार्टिंग जब किए थे तो हमारा लोअर लिमिट था, वर्क डन भी 0 और चार्ज भी 0। जब हम लोग पूरा चार्ज ट्रांसफर कर दिए तो हमारा चार्ज का अपर लिमिट हो गया Q और वर्क डन का W। अब याद कीजिए बच्चे, हम अभी आपको तुरंत दिखाए थे स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इजकल टू होता है Q बाई V। यहां से अगर हम V निकालना चाहें तो V इजकल टू Q बाई C होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पुट करते हैं इसको V की जगह पर, तो हमें मिलेगा, देखिए बच्चे, इस V की जगह पर अगर हम Q बाई C रख दें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इजकल टू क्यू बाई सी डी क्यू इंटीग्रेशन। यहां 0 था, यहां 0 था, यहां W था, यहां Q था। अब हम लोग सब जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dw का क्या हो जाएगा, W। अब देखिएगा, इस dw का इंटीग्रेशन हो गया W 0 से W तक। यहां पर देखिए मेरा था Q बाई सी डी क्यू 0 से Q तक। अब यहां पर एक चीज समझिए कि D के साथ क्या है, Q, और पीछे भी है Q, मतलब Q कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां 1 बाई सी भी है। तो यहां पर C क्या हो गया, कांस्टेंट। C नहीं है, ये 1 बाई सी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में C है। अब कांस्टेंट को हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो देखिए इधर इस टर्म में देखिए, अपर लिमिट है W माइनस लोअर लिमिट। हमने सिखाया था आपको इंटीग्रेशन का नियम कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब खुद कीजिए, होता है या नहीं होता है। तो W माइनस 0 इजकल टू, यहां कांस्टेंट क्या होगा, जल्दी बताइए, 1 बाई सी। तो 1 बाई सी को अगर हम बाहर करेंगे तो हम पाएंगे, देखिए बच्चे, W अपर लिमिट लोअर लिमिट, 1 बाई सी बाहर, Q डी क्यू 0 से Q तक। अब देखिए बच्चे, Q डी क्यू है, हम लोग जानते हैं कि x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्यू डी को क्या क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। ये कैसे आता है, इसको देखते हैं। जो इंटीग्रेशन उसका जनरल फॉर्मूला होता है x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x dx है, मतलब x के पावर 1 dx, तो हो जाएगा x के पावर n की जगह क्या है, 1। तो 1 की जगह अगर बैठाएंगे तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ध्यान से समझिएगा इसको, एक बार नहीं समझ में आया तो पॉज करके पीछे जाइए। 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के पावर 2 बाई 2। उसी प्रकार से q डी क्यू, मतलब q के पावर 1 डी क्यू, इसके क्या होगा, q के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, मतलब q स्क्वायर बाई 2। देखिए बच्चे, यहां W अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई सी बाहर, इसका हो गया Q स्क्वायर बाई 2, 0 से Q। अब यहां पर W माइनस 0 तो W आ गया। अब ये कैसे आया, इसको देखिए, 1 बाई सी बाहर है। अब देखिए यहां पर अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठाएं तो Q की जगह पर पहले अपर लिमिट में Q ही आएगा, माने Q स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बाई 2, और 0 बाई 2 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर हो जाएगा ये टर्म 1 बाई सी इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2। अगर 2 और c को इधर उधर करे तो 1 बाई 2 इधर और क्यू स्क्वायर बाई सी इधर, मतलब वर्क डन इजकल टू 1 बाई 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। अब यही जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का
जो सिंबल होता है वो होता है u, इसलिए u इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये यहां तक आप अगर सॉल्व कीजिएगा स्टार्टिंग से तो आपको 2 या 3 मार्क्स में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे वो पूरा का पूरा मार्क्स आपको देगा, क्योंकि आपने पूरे डिटेल में इसको सॉल्व किया है, एक एक स्टेप, किसी भी को स्केप आपने नहीं किया। तो हमारा कुछ अगला जो टॉपिक है इसको वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस वो है डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? नाम से ही वाकिफ, डाई का मतलब 2 और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, मतलब ये 2 चार्ज होते हैं। अब 2 चार्ज किस तरह से होगा? तो एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ओवरऑल चार्ज क्या होता है? 0 होता है, मतलब वो क्या होगा? कंडक्टर या नॉन कंडक्टर? तो नॉन कंडक्टर होगा, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर क्यों होगा? क्योंकि चार्ज जो है बराबर है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है नलीफाई हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि उसमें जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। देखिए, डाइलेक्ट्रिक आर दोज सब्सटेंसेस विच आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए बच्चे, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक उसे कहेंगे जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उसे कहेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो एग्जांपल से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो इसको अगर हम वाटर में डालें तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, लेकिन अगर हम H2 की बात करें ये तो टूटेगा नहीं। अब देखिए, लेकिन है दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही। मॉलिक्यूल क्या? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसमें भी 2 एटम्स हैं और इसमें भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। अब लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब चार्ज अलग अलग है, चार्ज सेपरेटेड है। और इसमें क्या है? H2 में दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। और वैसे मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज सेपरेटेड होते हैं उनको पोलर बोलेंगे, जिसमें सेपरेटेड नहीं होते हैं उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। देखिए, दोज डाइलेक्ट्रिक आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक विच आर फॉर्म्ड बाय पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल HCl, MgCl2, Mg डबल प्लस और Cl माइनस माइनस में टूट जाएगा, मतलब 2Cl माइनस। देखिए यहां चार्ज सेपरेटेड है। अगला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो वैसा मॉलिक्यूल, वैसा डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो उसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो H2, Cl2, O2 हम अभी जो बताएं आपको एक एग्जाम्पल देके वही। अब हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसे किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो एक चीज सुनिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई ठंडा चीज है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। कोई ठंडा चीज है, इसको हमें गर्म करना है, तो गर्म करने का कितना तरीका है? 3 तरीका। पहला, या तो इसको हम रब करें, रबिंग करें, फ्रिक्शन आएगा जिस कारण से इसमें घर्षण के कारण भी, फ्रिक्शन के कारण भी वो जो है गर्म हो जाएगा, पहला मेथड। दूसरा, इस ठंडे बॉडी को किसी गर्म बॉडी में जाकर के हम लोग चिपका देते हैं तो भी ये गर्म हो जाएगा। तीसरा, चिपकाना नहीं है, ठंडा बॉडी लेके जाइए और गर्म बॉडी के बगल में रख दीजिए। याद कीजिए, ठंडी के दिन हम लोग जो अंगीठी में अपना हाथ सेंकते हैं तो अंगीठी में अपना हाथ को हम लोग चिपकाने देते हैं, नहीं तो जल नहीं जाएंगे हम लोग। क्या करते हैं, सिर्फ साइड में रखते हैं थोड़ा सा, ताकि उसकी गर्मी हमें मिल सके, तो उसके बगल में रखते हैं। इस कारण से भी ये ठंडा बॉडी जो है वो गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी जो कोई नॉन चार्ज बॉडी है, नॉन चार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडी है जिसमें चार्ज नहीं है, उसमें भी चार्ज लाने का यही तीनों मेथड है। या तो उसको फ्रिक्शन करें, रबिंग करवाएं, तो भी उसमें प्लस माइनस चार्ज आएगा। अगर उसको किसी चार्ज बॉडी, कोई ऐसा बॉडी है जो न्यूट्रल है, कोई ऐसा बॉडी है चार्ज है, उसे जाके चिपका देंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगा।
या तीसरा मेथड, कोई एक ऐसा बॉडी जो चार्ज नहीं है पहले से, उसको किसी ऐसे बॉडी के बगल में जाकर के रख देंगे, चिपकाना नहीं है, वैसे बॉडी के बगल में सिर्फ जाकर रख देंगे जो चार्ज पहले से है, तो ये जो अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, वो चार्ज हो जाएगा। और ये जो तीसरा प्रोसेस है ना, तीसरा प्रोसेस मतलब ये बेसिकली हम लोग तीनों प्रोसेस बोल सकते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कहने का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें नॉन चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हम लोग चार्ज बॉडी का एक खासियत जानते हैं कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि अगर वो चार्ज हो गया, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज का हो गया, तो प्लस हो गया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलने लगेगा, माइनस का होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगा, मतलब जनरली वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करना शुरू कर देगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं? द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए डाइलेक्ट्रिक। यहां पर जो अनचार्ज्ड बॉडी था, हम अभी बोले थे कि जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, उसे डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो एक ऐसी घटना जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा? देखिए इसको फिगर से समझते हैं। देखिए बच्चे, बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक है और इसके अगल बगल एक्स और वाई दो प्लेट है। एक्स वाई प्लेट के कारण एक्स जो है पॉजिटिव प्लेट है और वाई नेगेटिव प्लेट है। तो एक्स जो पॉजिटिव प्लेट है उसके कारण देखिए कि जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो गोल गोल बनाया हुआ है, उसमें देखिए माइनस चार्ज आ रहा है प्लस की तरफ, और माइनस वाला की तरफ जो है वो प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस की तरफ माइनस और माइनस की तरफ प्लस, अपोजिट चार्ज आ जाता है। और अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है हमको, देखते हैं इसको। देखिए बच्चे, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। लेकिन जो इस प्लेट के कारण इस डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका डायरेक्शन फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो प्लस से माइनस होता ही है, लेकिन इसका प्लस इधर है और माइनस इधर है, इसलिए ये जाएगा इधर से इधर। इस फिगर में यहां देखिए, यहां प्लस सिग्मा पी नहीं, यहां माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा। ये जो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यहां जो पी लिख रहा है ये प्रोड्यूस्ड सरफेस है, ये प्रोड्यूस किया हुआ है, पहले से ये नहीं था। यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो है टी। हमारा अगला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, देखते हैं ये क्या होता है। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, एक बार पढ़ देंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी हम आपको पहले पढ़ाए थे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी से, फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम। इसका यूनिट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 12 का हो जाता है कूलॉम्ब मीटर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मतलब किलोमीटर बाई मीटर क्यूब। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा कूलॉम्ब बटा मीटर स्क्वायर, मतलब कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये किसका था? यही इलेक्ट्रिक जो यही यूनिट है एक और फिजिकल क्वांटिटी का हम आपको बताए थे। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। हाँ सही बोला, ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी यही होता है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। इसका अगर हम डायमेंशन लें तो Q का हो जाएगा 80 और 12 का हो जाएगा L, मतलब ATL। 12 मतलब लेंथ है, उसका L हो जाएगा। और अगर हम नीचे जो वॉल्यूम है इसका ले लें मीटर M के पावर 3 M3, और इसको पूरा को सॉल्व करें तो ये जो पूरा टर्म है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इसका डायमेंशन आएगा L के पावर -2 AT। देखिए इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत ही आसान है, वो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं इसको समझते हैं गाइस हम। देखिए बच्चे, यहां पर जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जो बाहर से हम लोग दे रहे हैं E, इसके कारण प्रोड्यूस कितना हुआ E0। अब देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। अब दो डायरेक्शन, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है तो दोनों के रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा E माइनस E0। ओके, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यहां पर अगर हम बात करें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना था, तो वो था E। तो देखिए गाइस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला माइनस करके, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर इज नो यूनिट। अब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो हमारा पूरा टॉपिक था। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। कृपया रिवाइज करते रहिए। टॉपिक का लास्ट टॉपिक था, सेकंड लास्ट टॉपिक, लास्ट आपका कल है। कल के बाद यूनिट 1 हम नहीं देखेंगे। परसों हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ देना है। समझ में तो सारा चीज अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो एक दो बार रिवाइज कीजिए, पूछिए कहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको याद रख के नहीं जाना है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज को तैयार करके जाना है, इसके लिए परसों एक वीडियो आएगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन में पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। ये हम आपको परसों इसका डिस्कशन दे देंगे, इस पर हम लोग वीडियो बना लेंगे। उसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना अगला यूनिट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे कौन सा यूनिट जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो वीडियो इस तरह से खत्म होगा। जो बच्चे आज नए पहली बार देख रहे थे वो ये बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया तो कहाँ पर नहीं आया उसके आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और अगर समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसका रीजन भी जरूर बताइए। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइस। और पसंद आता है तो देखिए कहीं शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हम देखिए अपना पूरा डेडिकेशन के साथ हर दिन आपके लिए लेक्चर ले आए हैं। आप अपनी लॉयल्टी थोड़ी सी दिखाइए और थोड़ी सी जो है मेंबर्स को बढ़ाने में हेल्प कीजिए गाइस। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट जो कि लास्ट लेक्चर रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तब तक के लिए बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।